नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का ये सेशन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे बेस्ड है और ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 5 है। मैं एक बात बताना चाहूँगा और वो ये कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन ये किसी भी पेपर के टफ सेक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग सेक्शंस होते हैं और ये वो सेक्शंस हैं जिनमें प्रायः हर एक स्टूडेंट वीक होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का जो फोकस होता है स्टडी के दौरान वो ग्रामर और वोकैब पे ही ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और जब वोकैब की तैयारी स्टूडेंट करता है तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इन्हीं के इर्द गिर्द उसका नॉलेज घूमता रहता है। अब चूंकि रीडिंग स्किल्स बहुत कम होती हैं स्टूडेंट्स में, जिसकी वजह से कॉम्प्रिहेंशन में भी उसका स्कोर अच्छा नहीं आता, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में भी उसका दिमाग नहीं काम करता कि कैसे अरेंज किया जाना चाहिए इन अनऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस को। और क्लोज टेस्ट तो हमेशा से ही एक टफ सेक्शन रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो इन्हीं सेशंस के लेकर आता हूँ, चाहे वो PQRS हो यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो। अभी का सेशन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे बेस्ड है। हमेशा के जैसे इस बार भी मैंने 5 ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो जिनमें सेंटेंसेस अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, अनअरेंज्ड है। आपको मेरी मदद से उन्हें अरेंज करना है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा वो ये कि आज सैटरडे और कल संडे होगा। कल शाम को 7 बजे वीकली टेस्ट का डिस्कशन कराया जाएगा, जिसका PDF डॉक्यूमेंट जो है अभी तो नहीं लेकिन कल सुबह यानी कि संडे मॉर्निंग को ही आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर आपको वो PDF डॉक्यूमेंट मिल जाएगा ST नंबर 5 का, जिसका डिस्कशन कल संडे शाम को 7 बजे कराया जाएगा। तो उसके लिए तैयार रहें। अब हम पहले रीअरेंजमेंट की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपनी तरफ से आंसर्स गेस जरूर करते रहा करें। फटाफट क्वेश्चन को रीड आउट करें और फिर जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है उसे गेस करें और ये काम आप सेकंडों में ही किया करें। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना चाहिए। जो भी रीअरेंजमेंट्स आगे आएंगे उनमें से हर एक को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 1 मिनट का ही टाइम आपको लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब होगी, जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर अप्लाई होगी, वो सब कुछ भी मैं बताता रहूंगा, जिससे कि आप एक ही समय में कई सारी चीज़ों को सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का, उसमें सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 6 इन दोनों को अरेंज करके रखा गया है। तो बीच के जो 4 ऑप्शंस हैं, 4 सेंटेंसेस हैं PQRS, इनको एक सही फॉर्म, एक सही अरेंजमेंट आपको देना है। आप ऑप्शंस को भी रीड करिए तुरंत ही। चारों ऑप्शंस अलग अलग तरीके से स्टार्ट हुए हैं। एक Q से है, तो दूसरा P से है, तीसरा R से है और चौथा S से है। मैंने ऑप्शंस की बात इसलिए की क्योंकि अगर आप ये जान जाएं कि जो 4 सेंटेंसेस अनअरेंज्ड फॉर्म में हैं, अगर ये पता चल जाए कि स्टार्ट कहां से होगा, P से होगा या R से होगा, Q से होगा या S से होगा, तो फिर बाकी काम आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसे ऑप्शन नहीं जो मैच कर रहे हो, जिनकी स्टार्टिंग मैच कर रही हो। ना तो P के 2 ऑप्शन है, ना ही R के 2 ऑप्शन है, ना ही S के, ना ही Q के। तो ये सब हेल्प है आप सबकी, है ना। इसीलिए आंसर्स भी बहुत जल्दी देखने चाहिए, फटाफट पता चले कि किस तरफ दिमाग लगाया जाना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो सेंटेंस है जो कि अरेंज्ड फॉर्म में है यानी कि S1, वो क्या कहता है? आर्स इज अ कंट्री। आर्स यहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट बन के आया है। चूंकि आर्स के भीतर अवर कंट्री है, कंट्री सिंगुलर हुआ, इसीलिए आर्स के बगल में जो वर्ब लगाई गई है वो सिंगुलर यानी कि इज लगाई गई है। आर्स इज अ कंट्री वेयर रिलीजन इज फेड टू पीपल ऑन अ डेली बेसिस। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर धर्म बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, जहां पर धर्म
और धर्म की जो बातें हैं वो रोज लोगों को खिलाई जाती हैं, है ना। धर्म से संबंधित चीजों का ज्ञान लोगों को रोज दिया जाता है। तो ये था सेंटेंस नंबर 1। अब सेंटेंस नंबर 6 देखिए, दोज हु प्रीच इन द नेम ऑफ गॉड कैन डू नो रॉन्ग। जो लोग ईश्वर का भजन करते हैं या जो लोग ईश्वर का नाम लेकर उपदेश देते हैं दूसरे लोगों को, प्रीच इन द नेम ऑफ गॉड कैन डू नो रॉन्ग, वो कोई गलती नहीं कर सकते, उनसे कोई गलत कार्य नहीं हो सकता। जो भी लोग ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर के नाम का ज्ञान लोगों को बांटते हैं, उनसे कभी कोई गलतियां नहीं हो सकती। तो ये S1 और S6 थे। बीच के क्वेश्चन देखिए, इट हैज प्रोड्यूस्ड मेनी एमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर्स। सर इट जो है ये कंट्री के लिए ही आया है, हमारे देश के लिए आया। हमारे देश ने तमाम अच्छे, महान, एमिनेंट का मतलब है जिन्हें महान कहा जाएगा, ग्रेट कहा जाएगा, अकम्प्लिश्ड जो हो लोग हों, जो अपनी फील्ड में परफेक्ट हो, संपूर्ण हो, योग्य हो, रिस्पेक्टेबल हो, रिनाउंड हो एक तरीके से। तो हमारे देश ने तमाम महान धर्म गुरु दिए हैं, मेनी एमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर्स दिए हैं। अब मैंने लीडर्स को अंडरलाइन किया है क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव है, इसलिए मैं पहले से ही जो लॉजिक है उसको अंडरलाइन करके चलता हूं ताकि मैं रिलेट कर सकूं बड़ी आसानी से। क्यों को पढ़िए, एंड स्पिरिचुअल गुरुज आर हेल्ड इन ग्रेट ऑ एंड रिस्पेक्ट। और जो हमारे यहाँ धर्म गुरु हैं उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। दे आर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट, उनका बहुत सम्मान किया जाता है। आर को पढ़िए, दिस इज परहैप्स द रीजन, यही है संभवतः वो कारण। अब आप समझिए, दिस को आप तब तक नहीं लेके आ सकते जब तक आपने दिस से संबंधित बातों का जिक्र ना किया हो। संभवतः यही वो कारण है। पीपल बिलीव दैट, लोगों को लगता है कि पहली बात, आर के बाद एक सेंटेंस जरूर आएगा क्योंकि दैट कंजंक्शन की बोल रहा, अब की के बाद एक आगे सेंटेंस जरूर आना चाहिए। एस को पढ़िए, हु हैव वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। बुद्धि लगाइए सर, पी का सीधा संबंध एस से हो सकता है। कैसे? इट हैज प्रोड्यूस्ड मेनी एमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर्स हु हैव वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। हमारे देश ने तमाम अच्छे धर्म गुरु दिए हैं जिन्होंने, हु हैव वर्कड, ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है लीडर्स का, लीडर्स प्लूरल है इसीलिए हु प्लूरल है। और देखिए ना, हु के बगल में प्लूरल वर्ब हैव भी तो लगाई गई है। तो हु हैव वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं। शोइंग देम द पाथ टू साल्वेशन, जिन्होंने लोगों को मोक्ष का रास्ता भी दिखाया है। साल्वेशन एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है मोक्ष, एक तरीके से तर जाना, है ना, ग्रोथ करना। तो जिन्होंने लोगों की भलाई के काम किए हैं और उन्हें मोक्ष का रास्ता भी दिखाया है। तो P और S का एक पेयर हो जाएगा। अब Q और R को देखिए, दिमाग खर्च करिए सर। Q से आप स्टार्ट करिए। कैसे? आर्ट्स इज अ कंट्री, S1 को मैं फिर से पढ़ रहा हूं। आर्ट्स इज अ कंट्री वेयर रिलीजन इज फेड टू पीपल ऑन अ डेली बेसिस एंड स्पिरिचुअल गुरुज आर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट। और जो हमारे देश में धर्म की बातों को रोज सिखाया जाता है, एक तरीके से धर्म को रोज, धर्म की बातों को, धार्मिक मूल्यों को रोज घोल के पिलाया जाता है लोगों को। और जो धर्म गुरु हैं उनका बहुत सम्मान किया जाता है। एंड से आप रिलेट कर दीजिए ना सर, पहला सेंटेंस एंड से आगे बढ़ जाएगा तो क्यू हो जाएगा। अब क्यू के बाद आप पी और एस को जोड़ दीजिए। पी में लिखा है कि हमारे देश में तमाम महान धर्म गुरु हुए हैं जिन्होंने लोगों की भलाई का काम किया है, लोगों को मोक्ष का रास्ता भी दिखाया है। फिर आर में इन्हीं सारी बातों का सार हो जाएगा। यही वो वजह है, दिस इज परहैप्स द रीजन, संभवतः यही वो कारण है। कौन सा कारण? कि हमारे देश में तमाम अच्छे धर्म गुरु हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं जिन्होंने लोगों की भलाई के काम किए हैं, उन्हें मोक्ष प्रदान किया है ना। और यही है संभवतः वो कारण कि लोगों को लगता है, पीपल बिलीव दैट दोज हु प्रीच इन द नेम ऑफ गॉड, कि जो लोग ईश्वर के नाम का भजन करते हैं, ईश्वर का ज्ञान बांटते हैं, कैन डू नो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसे धर्मात्मा हुए हैं जिन्होंने लोगों की भलाई की है, उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाया है। इसी वजह से आज भी लोगों को लगता है कि जो लोग धर्मात्मा हैं, जो लोग ईश्वर का भजन करते हैं, वो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते, उनसे कभी कोई अपराध नहीं हो सकता।
ये था आज के सेशन का रीअरेंजमेंट नंबर 1। जिन भी लोगों के आंसर्स करेक्ट हैं, कंग्रेचुलेशंस टू देम। बाकी लोग भी बहुत मन से ट्राई करें, ध्यान से समझा करें कि कैसे रिलेट करते हैं। जैसे आर में दिस लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये एक लंबी कहानी के बाद आएगा। एस में हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि किसी ह्यूमन बीइंग को जोड़ेगा। चूंकि हु के बाद हैव लिखा है विच इज प्लूरल, तो जो भी इसका नाउन होगा, जो भी एंटीसीडेंट होगा वो प्लूरल ही होना चाहिए, है ना। ये सारी बातें ध्यान से आपको समझनी है। साथ ही साथ आर में जो बिलीव के बाद आखिर में दैट लगा हुआ है जो कि की बोल रहा है, उसके बाद भी एक सेंटेंस होने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे रीअरेंजमेंट में गलतियां संभवतः नहीं होंगी। अब एक बात समझ लीजिए, आपको क्या लगता है कि इसमें ग्रामर अप्लाई नहीं हुई है? सर बिल्कुल अप्लाई हुई है। जब आप आर से S6 में गए हैं तो जो बिलीव के बाद दैट लिखा है ना, वो ग्रामर से आया है। दैट, की, दोज, हु, ये सब ग्रामर है। साथ ही साथ जब आप पी से एस में गए हैं, लीडर्स, फिर हु, फिर हैव, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट वाला रूल लगा है। देखिए, ग्रामर एंड वोकैबुलरी गो हैंड इन हैंड, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ये इनसेपरेबल हैं। तो आप इन्हें साथ साथ पढ़ें, और जब ग्रामर और वोकैब से रीडिंग स्किल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी तो सब कुछ सरल होने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रीअरेंजमेंट नंबर 2 देखते हैं। रीअरेंजमेंट नंबर 2 पर आते हैं। इसमें कुछ भी पढ़ने से पहले ऑप्शंस पढ़िए। 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस एस से स्टार्ट हो रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इन दोनों ऑप्शंस में एस के बाद क्यू भी है। जब इतनी ज्यादा चीजें मैच करने लगे तो आप ये दिमाग दौड़ा लें, जो प्रोबेबिलिटी का रूल कहता है उसके मुताबिक अब सी या डी में से ही किसी को आंसर होना चाहिए। ये हेल्प है, ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है, 100% श्योरिटी के साथ नहीं है। हाँ, लेकिन इस ट्रिक पे चलने में कोई बुराई नहीं है, इससे आपको लॉस नहीं होना है प्रायः, भले ही कभी लॉस हो जाए, वरना ये एक स्ट्रॉन्ग मेथड है। चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको ये बता दूं कि जो भी सेशन आप यहां पर देखते हैं, जो भी वीडियो आप वॉच करते हैं, तो उसकी टेक्स्ट फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल जो कि इंस्टीट्यूट का है, अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, जिसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उस पर समय समय पर अपलोड कर दी जाती है। तो इस सेशन का भी पीडीएफ जो है वहां अपलोड कर दिया गया होगा या कर दिया जाएगा, तो आप वहां से उसे भी सिक्योर कर लें, डाउनलोड कर लें, और उससे भी बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं पी। अब इसमें सारे ही अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखे गए हैं, तो सबको पढ़ लेते हैं। वाइल मोर विमेन आर अर्जेंटली नीडेड इन द पुलिस फोर्सेस, यद्यपि या फिर जहां एक तरफ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की सख्त आवश्यकता है पुलिस फोर्सेस में। अब ये कंप्लीट नहीं है। एक चीज और गौर करिए, फोर्सेस के बगल में कॉमा लगा हुआ है। प्रायः तो ये हेल्प आपको मिलती नहीं है पेपर में, पर कभी कभी मिल भी जाती है। तो जैसे यहां पर ये हेल्प मिल गई है। हाँ, मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। हो सकता है कभी कभी पंक्चुएशन को इग्नोर कर दिया जाए पेपर में, हो सकता है कभी कभी पंक्चुएशन को इग्नोर ना किया जाए, दे दिया जाए। अगर पंक्चुएशन वाली हेल्प आपको मिल जाए तो बहुत सरल हो जाएंगी चीजें। अब जैसे फोर्सेस के बगल में कॉमा लगा है, तो ये एंड नहीं हो सकता, इसके आगे एक दूसरा सेंटेंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्यू को पढ़िए। हु कंसीडर देम वीक एंड लेस टफ, जो उन्हें कमजोर मानते हैं। अब हु यहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन है, इसे भी अपना एंटीसीडेंट चाहिए। कहां मिलेगा अभी पता चलेगा। एंड लेस टफ, ये लोग जो है महिलाओं को या उनको, ये जो देम लिखा हुआ है प्रोनाउन है, अभी पढ़ के पता चलेगा ये फीमेल्स के लिए आया, विमेन के लिए आया है। तो जो इन महिलाओं को कमजोर मानते हैं या कम सख्त मानते हैं, अ न्यू रिपोर्ट से, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये जो न्यू रिपोर्ट के पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है। याद रखिए कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में
पहले आर्टिकल ए या एन आता है, उसके बाद आर्टिकल दा लगाया जाता है, क्योंकि आर्टिकल ए एंड इनडेफिनिट नाउन के पहले आते हैं और जो आर्टिकल दा है वो तब आता है जब नाउन डेफिनिट हो। तो पहले चीजें प्रायः अनिश्चित होती है फिर निश्चित हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ नाउन और प्रोनाउन का रूल है कि पहले नाउन आना चाहिए फिर उसका प्रोनाउन आना चाहिए। मतलब जैसे क्यू में हु कंसीडर के बगल में जो देम लिखा हुआ है, जब तक इस देम का नाउन नहीं आ जाता तब तक ये देम प्रोनाउन भी नहीं आएगा। अ न्यू रिपोर्ट सेड, अब आप आर को पढ़िए। द नंबर्स अलोन विल नॉट बी इनफ, सिर्फ संख्या ही पर्याप्त नहीं होगी। अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे तो पी से सीधा संबंध आर का है। लिखा नहीं है वाइल पी में, वाइल मोर विमेन आर अर्जेंटली नीडेड इन द पुलिस फोर्सेस, अधिक से अधिक महिलाओं की तुरंत आवश्यकता है पुलिस फोर्सेस में। अब महिलाओं की संख्या ही तो बढ़ाई गई है। फिर आर में क्या लिखा है? द नंबर्स अलोन, सिर्फ संख्या ही पर्याप्त नहीं होगी। देखिए पी में वाइल भी तो लिखा है, जहां वो देखिए वाइल जब लगाया जाएगा तो दो बातें कही जाएंगी कि सिर्फ ये तो आवश्यकता है ही, लेकिन सिर्फ संख्या ही पर्याप्त नहीं होगी। विदाउट इक्विटी, जब तक बराबरी ना हो, जब तक बराबरी ना हो, यानी कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता होगा पुलिस फोर्सेस में या फिर और जो आर्म्ड फोर्सेस होंगी। द रिपोर्ट सेज, ध्यान से सुनिए, द रिपोर्ट, अभी तक रिपोर्ट के आगे आर्टिकल ए लगा था, नाउ वी हैव पुट आर्टिकल द बिफोर दिस नाउन। तो जब तक क्यू नहीं आता सर तब तक आर नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हेल्प देती हैं, ठीक है। तो क्यू के बाद आर वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए एस को पढ़ते हैं। Women in Indian police forces face bias from male and sometimes female counterparts and superiors. Counterparts बोलते हैं साथी को, सहयोगी को, जो बराबर के दर्जे पर हो। सर आप दिमाग से खेलेंगे तो एस से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही तो सारी सिचुएशन की जड़ है। पूरी कहानी यहीं से शुरू हो रही है। कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ इंडियन पुलिस फोर्सेस में भेदभाव किया जाता है। दे हैव टू फेस बायस, है ना, उन्हें पक्षपात को फेस करना पड़ता है, पक्षपात का शिकार होना पड़ता है, भेदभाव किया जाता है फ्रॉम मेल, पुरुषों के द्वारा, एंड समटाइम्स फीमेल काउंटर पार्ट्स एज वेल, और कभी कभी तो महिलाएं ही महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं, एंड सुपीरियर्स, और जो उनके सीनियर्स होते हैं उनके द्वारा भी भेदभाव किया जाता है। अब सुपीरियर्स के बिल्कुल बगल में आप क्यों लगा दीजिए हु कंसीडर देम। ये जो हु आप देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इसे अपना एंटीसीडेंट चाहिए ना, तो एंटीसीडेंट मिल तो गया, मेल एंड समटाइम्स फीमेल काउंटरपार्ट्स एंड सुपीरियर्स, यही पूरा का पूरा इसका एंटीसीडेंट होगा। भेदभाव मेल करते होंगे, भेदभाव फीमेल काउंटरपार्ट्स करती होंगी, भेदभाव उनके सुपीरियर्स करते होंगे। कैसे करते होंगे, क्यों करते होंगे? क्योंकि दे कंसीडर देम वीक, क्योंकि ये लोग इनको कमजोर मानते हैं महिलाओं को, अनलेस टफ। मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो एस से स्टार्ट करिए फिर क्यू लगा दीजिए। देखिए एस में विमेन नाम का नाउन भी आ गया, और क्यू में देखिए कंसीडर के बाद जो देम प्रोनाउन था वो भी आ गया, नाउन के बाद प्रोनाउन भी आ गया, ठीक है। और जो सीनियर, सुपीरियर्स, मेल एंड फीमेल काउंटरपार्ट्स, ये नाउन था, इसका प्रोनाउन भी क्यू में दिया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, जिसकी वर्ब आगे दी है कंसीडर, है ना। तो एस और क्यू का पेयर हो जाएगा। अब क्यू में जो आर्टिकल ए लगा हुआ है रिपोर्ट के पहले, अब उसको आर से भी जोड़ सकते हैं समय आने पर। देखिए अब एस और क्यू हो गए, आर और पी बचे हैं। सिर्फ इतना समझना है आपको कि पी होगा या आर होगा, तो आप पंक्चुएशन का ही सहारा ले लीजिए ना। पी में फोर्सेस के बगल में जो सेंटेंस नंबर पी है उसके एंड में फोर्सेस के बगल में फुल स्टॉप कहां लगा है, और आर में रिपोर्ट से इसके बाद फुल स्टॉप लगा है, तो पी आर होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी। वैसे भी सर जनरली जो वाइल कंजंक्शन है वो सेंटेंस के मिड में कम मिलेगा, शुरुआत में ही ज्यादा मिलेगा। तो सही अरेंजमेंट क्या हुआ, एस क्यू पी आर। देखिए मैं चूंकि एक एक अरेंजमेंट आपको सिखा रहा हूं,
तो मुझे टाइम लगेगा। मैं सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं सिखा रहा सर, जितने लोग देख रहे हैं सबको सिखा रहा हूं, तो मैं धीरे धीरे ही सब बता सकता हूं। मैं जब टाइम लेके आपको सिखाऊंगा तब आप कम टाइम में एग्जाम हॉल में इसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस डिफेंस के एग्जाम्स में, खास तौर पे एनडीए और सीडीएस, स्पेशली सीडीएस में तो बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से गेम चेंजर है ये। साथ ही साथ सीजीएल मेंस के लिए भी वहां भी 10 to 15 रीअरेंजमेंट्स आते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, कभी कभी 20 भी आ सकते हैं रीअरेंजमेंट्स। तो जितना अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे इन सेक्शंस में, उतना ही आप लीड कर सकेंगे बाकी सेक्शंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और रीअरेंजमेंट नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी S1 और S6, पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस अरेंज्ड फॉर्म में है। बीच के 4 सेंटेंसेस को आपको एक सही ऑर्डर देना है। इसके भी ऑप्शंस अलग अलग हैं, एक S से, एक R से, एक Q से, एक P से। तो सिर्फ अगर आप स्टार्ट जान जाएं और थोड़ा सा एंड से रिलेट कर लें तो सब सरल हो जाएगा। देखिए, जब भी कभी S1 और S6 मतलब पहला और आखिरी सेंटेंस अरेंज्ड फॉर्म में दे दिया जाए तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। कई बार पढ़िए, और पढ़ने पर आपको ये लगेगा ये किसी इंडिविजुअल की स्टोरी है। जनरली ऐसे रीअरेंजमेंट जब आते हैं तो इन्हें अटेम्प्ट करना इट इज रादर इजी, बहुत सरल होता है कई बार इन्हें अरेंज करना, पर संभवतः इस रीअरेंजमेंट को अरेंज करना इतना सरल नहीं होगा। भले ही इसमें किसी व्यक्ति विशेष की कहानी दी गई है, फिर भी ये टफ हो सकता है आपके लिए। पढ़िए, पहला सेंटेंस क्या कहता है? एज अ बॉय चार्ल्स डार्विन शोड नो प्रॉमिस टू बी अ गुड स्टूडेंट। जब चार्ल्स डार्विन छोटे थे तो उन्होंने कुछ भी ऐसे लक्षण नहीं दिखाए कि कहा जाए कि वो एक अच्छे छात्र हैं या थे। अब S6 को पढ़िए, हिज फादर देन सेंट हिम, ध्यान से देखिएगा, इसे अंडरलाइन भी किया है मैंने, तब उसके पिताजी ने उन्हें भेज दिया, तब उनके पिताजी ने उन्हें भेज दिया टू स्टडी मेडिसिन, कि वो मेडिसिन की स्टडी करे, टू कैरी ऑन द फैमिली प्रोफेशन कि जो फैमिली प्रोफेशन है उसे वो जारी रखें, उसे आगे बढ़ाएं, कैरी ऑन करें। आप चाहें तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड फ्रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है फ्रेज कैरी पढ़ाते समय कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना, है ना। तो उनके पिताजी ने फिर बाद में उन्हें मेडिसिन की स्टडी के लिए भेज दिया कहीं पर, ताकि वो फैमिली प्रोफेशन उनका यही था उसे कैरी फॉरवर्ड कर सके। चलिए आगे, अब PQRS को देख लेते हैं। पढ़िए, P में ही हैड ग्रेटर इंटरेस्ट इन फ्लावर्स, बर्ड्स एंड स्टोरीज अबाउट देम। डार्विन को ज्यादा दिलचस्पी फ्लावर्स में थी, फूल पौधों में, चिड़ियों में, बर्ड्स में, एंड स्टोरीज अबाउट देम, और उनसे संबंधित कहानियों में। क्यों को पढ़िए, सो ही वॉज अ प्रॉब्लम फॉर हिज पेरेंट्स। तो अतः, सो का मतलब है अतः, वो अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थे। अंडरलाइन किया है मैंने इस पूरे सेंटेंस को, तो कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। आर को देखिए, ही वॉज अ फेलियर एट स्कूल, मतलब स्कूल में वो बहुत फिसड्डी थे एक तरीके से। एस को पढ़िए, द ओल्ड फैशन सिलेबस ऑफ हिज स्कूल वॉज डल टू हिम। उनको अपने स्कूल का जो ओल्ड फैशन सिलेबस था, मतलब वही किताबी ज्ञान, बहुत ही बोरिंग सा लगता था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। दैट सिलेबस वॉज डल टू हिम। ये जो डल वर्ड यूज किया गया है ये डार्विन के लिए नहीं आया कि डार्विन डल थे। ये जो डल एडजेक्टिव है ये सिलेबस की प्रॉपर्टी में आया है कि वो सिलेबस उनको डल लगता था, वो सिलेबस उनको बोरिंग लगता था। अब मैं आपकी एक बात बताऊं, एक हेल्प करूंगा, वो ये कि P और S को रिलेट करिए ना। ही हैड ग्रेटर इंटरेस्ट इन फ्लावर्स, उन्हें इन चीजों में बड़ी दिलचस्पी थी, ठीक है। और एस में लिखा है कि स्कूल के सिलेबस में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। द ओल्ड फैशन सिलेबस ऑफ हिज स्कूल वाज डल टू हिम। तो जब एक तरफ इंटरेस्ट दिखाया गया किसी चीजों में,
तो दूसरी तरफ एक तरीके से जो बोरिंग सा फील होता हो, जो डलनेस लगती हो, वो दिखाया गया है। तो पी और एस को आप अगल बगल रख सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी मदद मैं आपकी कर रहा हूं, क्यू को पढ़िए। सो ही वॉज अ प्रॉब्लम फॉर हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के लिए एक समस्या थे। पहली दफा पेरेंट्स का जिक्र हुआ है और इसी बात को उठा करके S6 से चिपका दीजिए, क्योंकि S6 में लिखा नहीं है हिज फादर देन सेंट हिम। जब क्यू में पेरेंट्स की बात हुई है और यह भी कहा गया कि उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा थक गए, दुखी हो गए डार्विन से, तब जाकर के उनके फादर ने उन्हें कहीं भेज दिया मेडिसिन को स्टडी करने के लिए। क्यू के साथ S6 को जोड़ दीजिए। अब देखिए ना सर, चार के चारों ऑप्शंस में सिर्फ सेकेंड ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें Q और S6 का कनेक्शन है, लास्ट में Q है। बस यही आंसर है। पढ़िए। आर, ही वॉज अ फेलियर एट स्कूल। फिर पी, उनको ज्यादा इंटरेस्ट था फ्लावर्स, बर्ड्स एंड उनसे संबंधित कहानियों में। फिर जो एस लिखा हुआ है कि उनके लिए ओल्ड फैशन सिलेबस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी उनको उसमें नहीं थी। तो आर, पी, एस और क्यू, इन्हीं सब कारणों की वजह से कि पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना, ठीक है, और दुनिया भर की चीजों में दिलचस्पी लेना, तभी तो उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो गए होंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो बन गए होंगे अपने पेरेंट्स के लिए। और फिर S6 को जोड़ दिया गया। तो ये था आज के सेशन का रीअरेंजमेंट नंबर 2। जिन भी लोगों का ये आंसर करेक्ट है उन सभी को कंग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। रीअरेंजमेंट नंबर 4 को पढ़ाने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि कल संडे है, कल शाम को 7 बजे वीकली टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन होगा, जिसका PDF डॉक्यूमेंट कल मॉर्निंग में ही, यानी कि संडे मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे पहले से ही टेस्ट पेपर को पहले से ही सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। चलिए पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट नंबर 4 को। पी, वाई कांट इंडिया डू द सेम। वैसे तो जब भी कभी कोई रीअरेंजमेंट ऐसे दिया हो जिसमें कोई क्वेश्चन भी दिया गया हो, जैसे इसी में दे दिया गया वाई कांट इंडिया डू द सेम, इंडिया ही ऐसा क्यों नहीं कर सकती, इंडिया भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो जनरली देखा गया है कि जब किसी रीअरेंजमेंट में कोई ऐसा सेंटेंस हो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के जैसा हो तो वो ही स्टार्टिंग में आ जाता है, पर यहां ऐसा नहीं होना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें ये बताया ही नहीं गया कि इंडिया क्या नहीं कर सकता। इसमें तो लिखा व्हाई कांट इंडिया डू द सेम, हिंदुस्तान भी ये क्यों नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ये तो बताया जाए ना पहले। या तो जहां पे द सेम लिखा हुआ वहां पर वो प्रॉब्लम लिखी होती कि हिंदुस्तान क्या नहीं कर सकता। यकीन मानिए अगर द सेम की जगह साफ साफ लिखा होता कि हिंदुस्तान क्या नहीं कर सकता तो हम निश्चित रूप से इसी को ही स्टार्ट में रखते, पर चूंकि ये बात नहीं बताई गई है तो अब ये स्टार्ट में नहीं आएगा। तो ये पी हो गया और ये अब एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया किसी पर। क्यू को पढ़िए। द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ओवर यूज मतलब आवश्यकता से भी ज्यादा यूज, फर्टिलाइजर्स का खेती में, उर्वरक का जो बहुत ज्यादा प्रयोग खेती में होता है, एंड कैलस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, और बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का भी जो यूज होता है अक्रॉस इंडिया, पूरे देश भर में, हैव रिजल्टेड इन सीरियस इल इफेक्ट्स, इससे बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जो फसल पैदा हो रही है वो खाने के लिए उपयोगी नहीं है ना, उससे तमाम बीमारियां हो रही हैं, आपको मालूम है। जमीन की भी जो उर्वरक क्षमता है वो कम पड़ रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं, यही है वो सीरियस इल इफेक्ट्स कि जो प्रोड्यूस आ रहा है, जो फूड ग्रेन पैदा हो रहा है उससे बीमारियां हो रही हैं, जो जमीन है वो बंजर धीरे धीरे होती जा रही है। यही है सीरियस इल इफेक्ट्स जो कि ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है। आर को पढ़िए। व्हेन टिनी क्यूबा कैन अचीव दिस, जब एक छोटा सा देश जिसका नाम क्यूबा है ये कर सकता, क्या कर सकता है ये भी नहीं बताया गया। अब मेरी बात समझ रहे हैं, अचीव दिस, कर सकता है, ये दिस में बताया तो जाए ना क्या कर सकता है, तो बताया जाएगा, यानी कि एस से रिलेट करेंगे फिर आप इसको। भाई कि पी में बताया नहीं गया, क्यू में बताया नहीं गया, आर में तो सवाल आ गया तो फिर एस में ही जवाब होगा।
When teeny country like Cuba can achieve this and won the accolade of being the only sustainable nation based on ecological footprint and human development index, मतलब जब क्यूबा जैसा देश ये कर सकता है, accolade मतलब तारीफ हो सकता है और दुनिया भर की तारीफ जीत सकता है कि क्यूबा एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस है, जहां पर जमीन जो है उपजाऊ है और जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो खाने योग्य है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्यूबा का स्थान बहुत अच्छा है। जब क्यूबा ऐसा कर सकता है, व्हाई कांट इंडिया डू द सेम? तो हिंदुस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मेरी बात आपको समझ में आई ना सर? आर और पी का रिलेशन है। जब क्यूबा कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? हाँ, लेकिन ये बताइए कि क्यूबा क्या कर सकता है? एस को पढ़िए। अ पॉलिसी टू रीजनरेट एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू द पुअर कंडीशन ऑफ इंडियन सॉइल्स। यही मैं बता रहा था, रीजनरेट करना है एग्रीकल्चर को, मतलब खेती बहुत ज्यादा अच्छी हो सके, बेहतर हो सके, और साथ ही साथ जो इंडियन जो सॉयल की कंडीशन बड़ी खराब है ना, उसको बेहतर बनाया जा सके, भूमि की उपजाऊ क्षमता को सुधारा जा सके। इट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग विल। इसके लिए एक मजबूत संकल्प की आवश्यकता है। क्यू से स्टार्ट करिए, फिर मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? क्यू से स्टार्ट करिए, फिर एस को लगा दीजिए। भाई क्यू में ही तो लिखा गया है कि ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से देश भर में जो जमीन है और जो खेती में पैदावार होती है उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं, उससे तमाम सीरियस इल इफेक्ट्स हैं। और एस में इसी चीज को आगे बढ़ाया गया कि अगर हम इन इल इफेक्ट्स को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। हमें इसके लिए एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो क्यू और एस हो जाएगा, और आरपी का तो कॉम्बिनेशन था ही। यही चीज क्यूबा ने अचीव की कि उनकी स्ट्रॉन्ग विल की वजह से उन्होंने जमीन को उपजाऊ बनाया और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज किया, और जैविक खेती के माध्यम से पैदावार भी अच्छी हुई है वहां पर और जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बनी रही है। तो क्यू एस आर पी हो गया। ये था आज के सेशन का रीअरेंजमेंट नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और लास्ट रीअरेंजमेंट को पढ़ लेते हैं। लास्ट रीअरेंजमेंट देखिए, S1 और S6 यहां भी दिए गए हैं, पढ़िए। ऑल रिलीजन्स प्रीच स्पिरिचुअलिटी। सभी धर्म जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी को आप समझ रहे हैं, आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। प्रीच मतलब उपदेश देना। सभी धर्म आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। ये S1 लिखा हुआ है। अब S6 को पढ़िए। एनीवन हु क्लेम्स टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड ब्रोकर डील्स विद गॉड फॉर कमीशन कैन हार्डली बी ट्रस्टेड। मतलब कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर की तरफ से कोई उपदेश दे रहा होता है, जैसे आपने एक मूवी देखी थी पीके, उसमें वो जो तपस्वी जी महाराज बने हुए हैं वो क्या बोलते हैं कि जरा ईश्वर को फोन लगाओ, गॉड को फोन लगाओ, है ना? तो वो एक तरीके से संवाद स्थापित कर रहे होते हैं, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। तो यही है स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ईश्वर से बातें करना या फिर ईश्वर की तरफ से उनका एजेंट बन के बातें करना, है ना? एंड ब्रोकर डील्स विद गॉड फॉर कमीशन और कैन हार्डली बी ट्रस्टेड। और जैसे होता नहीं, कमीशन लेते हैं कि आप इतना देंगे तो इतना मिलेगा, इतना दान चढ़ाएंगे तो इतना मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हर धर्म में यही होता है। कैन हार्डली बी ट्रस्टेड, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। टू एलिवेट अ पर्सन स्पिरिचुअली कि वो व्यक्ति को आध्यात्म सिखा सकता है, हाँ, उस व्यक्ति के भीतर आध्यात्म गुणों को ला सकता है। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ईश्वर के एजेंट नहीं है बल्कि वो दलाल हैं जिन्हें सिर्फ अपनी पॉकेट भरनी है। चलिए पढ़ते हैं PQRS को। अ गुरु अ गाइड शुड आइडियली हेल्प रियलाइज वंस स्पिरिचुअल ड्रीम। एक तरीके से गुरु होता है, जो पथ प्रदर्शक होता है, उसे वास्तविकता में लोगों की मदद करनी चाहिए कि वो एहसास कर सके कि उन्हें क्या चाहिए, वास्तव में दुनिया में क्या आवश्यक है।
क्यू को पढ़ी, बट येट इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल अबाउट गिविंग अप मटेरियलिज्म। हाँ, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म इज अबाउट, यही तो लिखा है, स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल अबाउट गिविंग अप मटेरियलिज्म, की भौतिकवाद का त्याग कर दिया जाए। गिविंग अप, गिव अप मतलब त्याग कर देना, मटेरियलिज्म भौतिकवाद का त्याग कर दिया जाए। और ध्यान से देखिएगा, क्यू से सीधा संबंध एस का है, मैंने अंडरलाइन भी किया है अबाउट से क्यू को। अबाउट गिविंग अप मटेरियलिज्म, जब अबाउट के बाद आपने गिविंग अप लिखा, गिव अप आईएनजी फॉर्म में, तो एंड के बाद, सॉरी नॉट के बाद प्रमोटिंग इट लगा दिया। भाई जब अबाउट के बाद पहली वर्ब आईएनजी फॉर्म में आई है, तो नॉट के बाद जो दूसरी वर्ब है वो भी आईएनजी फॉर्म में आ गई, उधर गिविंग अप, इधर प्रमोटिंग। और ध्यान से और देखिए, प्रमोटिंग के बगल में क्या लिखा, इट। ये जो इट प्रोनाउन है, ये मटेरियलिज्म नाउन का ही प्रोनाउन है, एंड नॉट प्रमोटिंग इट इन द नेम ऑफ रिलीजन, ना कि इसका प्रमोट किया जाए, इसे बढ़ावा दिया जाए धर्म के नाम पर। मेरी बात आप समझ रहे हैं। आध्यात्म का वास्तविक मतलब क्या है? आध्यात्म का वास्तविक मतलब है कि भौतिकवाद का त्याग कर दिया जाए, ना कि इसका बढ़ावा दिया जाए धर्म के आधार पर या धर्म का नाम लेकर। तो क्यू और एस का पेयर हो गया। अब पी और आर का पेयर है, ध्यान से देखिए ना। अ गुरु, पी को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अ गुरु अ गाइड शुड आइडियली हेल्प, आइडियली हेल्प, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। Realize one's spiritual dream and not promise the world, and not के बाद क्या लिखा, promise। जिस प्रकार उधर help अपनी फर्स्ट फॉर्म में आई है, इधर promise अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और ना कि दुनिया से ये promise करें to his or her devotees, promise, sorry, and not promise the world to his or her devotees, ना कि अपने अनुयायियों से, जो महात्मा लोग होते, जो गुरु या गाइड होता है। देखिए, जो पी में सब्जेक्ट है वो गुरु और गाइड है, उसी की वर्ब हेल्प है और उसी की वर्ब प्रॉमिस है जो कि आर में दी है। तो पी और आर को जोड़ेंगे तो आप है ही कि वो अपने अनुयायियों की मदद करे कि वो आध्यात्म को सीखें, वास्तविकता में क्या आध्यात्म है उसको समझें, ना कि वो अपने अनुयायियों से ये प्रॉमिस करे, ये वादा दे या ये लॉलीपॉप दे उनको कि उन्हें एक ऐसी दुनिया मिल जाएगी, द वर्ल्ड टू हिज और हर डिवोटीज इन एक्सचेंज फॉर मनी, लैंड और पैट्रोनेज। जब वो पैसा देंगे, जमीन दान में देंगे, अपना पूरा का पूरा जो उनका किंगडम होगा, पूरा का पूरा साम्राज्य होगा, सब कुछ जब वो दान कर देंगे उन धर्मात्माओं को, उन गुरुओं को, तो उसके बदले उनको कोई बहुत बड़ी दुनिया मिल जाएगी। आपको सुनने को मिलता होगा कि ऐसा करोगे तो जन्नत नसीब हो जाएगी, है ना। आतंकवादियों को सिखाया जाता है कि जब ऐसा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिल जाएगी। तो ये सारी बातें, तो पी और आर का पेयर हो जाएगा, क्यू और एस का पेयर हो जाएगा। इस तरीके से आप जोड़िए और क्यू से स्टार्ट करिए क्योंकि S1 का रिलेशन है क्यू से। ऑल रिलीजन प्रीच स्पिरिचुअलिटी बट येट इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट स्पिरिचुअलिज्म, देखिए S1 में स्पिरिचुअलिज्म की ही बात की गई है और क्यू में भी इसी चीज को आगे बढ़ाया गया है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट रीअरेंजमेंट। देखिए, पढ़ाते वक्त सारे क्वेश्चंस को बहुत टफ नहीं रखा जा सकता और सबको बहुत इजी भी नहीं रख सकता। एक मिला जुला कंटेंट का होना जरूरी, कुछ एवरेज, कुछ अबव एवरेज, कुछ स्ट्रॉन्ग, स्टैंडर्ड, टफ, है ना। तो यही कॉम्बिनेशन है। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा आप सभी को आज का ये सेशन, मुझे जरूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नोट करने में कोई भूल हो गई हो, मिस हो गया हो, तो सामने स्क्रीन पर टेबल गिवन है, आप उससे मैच कर लीजिएगा। और फिर से मैं बता दूं कि इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा या कर दिया गया होगा, वहां से उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सेल्फ स्टडी में उससे हेल्प मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ good night, take sound sleep. Thank you so much. Bye bye.